वेलकम टू कल्याण भारत आईएएस। एक रिपोर्ट आई है वार्षिक मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि 2017 में भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या 359 थी, जो 2023 में बढ़कर 440 हो गई है। क्या हमें इसके लिए चिंतित होना चाहिए? क्या इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ेगा? क्या यह इन्वायरमेंट के लिए, क्या यह पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्या यह सतत विकास के लिए भविष्य में ज़्यादा चुनौती पैदा कर सकता है? इस पे हम डिस्कशन करने से पूर्व आपको दो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहला ये तस्वीर है और दूसरा ये तस्वीर है। पहले के हमारे गांव या शहर आप देखे होंगे, उसमें खुशहाली आप किस तरीके से देख सकते हैं। वहाँ पेड़ पौधा, लोगों का रहन सहन, और ये आप जैसे पानी वाटर देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमने विकास की चरम सीमा को पहुंचने के लिए इस तरीके से विकास किया, अंधाधुंध विकास किया, कि आज जो जल की स्थिति है इतनी प्रदूषित है कि हम वहाँ बैठ नहीं सकते, पीने की तो बात ही बहुत दूर है। जबकि पहले हम इस तरीके के पानी में नहाया करते थे। लेकिन आज स्थिति कितनी ज़्यादा बदल गई है। क्या हम सतत विकास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं? उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। उसके पहले समझते हैं, देखिए, नाइट्रेट जल प्रदूषण तब होता है जब जो जल स्रोत जैसे भूजल, नदियाँ, झीलें इत्यादि में नाइट्रेट की जो मात्रा होती है वो तय सीमा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो यह प्रदूषण मुख्य रूप से नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों जैसे कि औद्योगिक कचरे, सीवेज के रिसाव के कारण बढ़ जाता है। नाइट्रेट क्या है? देखिए, नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी और पानी में पाया जाता है। इसका समान लेवल पे होना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसकी जैसी अधिकता होती है तो वह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने लगता है। देखिए, भूजल जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है और ये आबादी कृषि, पेयजल और उद्योगों के भूजल पर पूरी तरह से निर्भर है। तो सोचिए, जीवन का आधार ही जल है। अगर जल ही प्रदूषित होने लगे तो आम जनता जो अपना 2 वक्त की रोटी को भी जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है, क्या वह भूजल के लिए, पानी पीने के लिए संघर्ष करेगी? तो इसके लिए चिंताजनक विषय है, और ना केवल आम जनता, गरीब जनता, बल्कि हर जनता के लिए परेशानी का सबब है। भूजल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर गहरा संकट बढ़ेगा, जैसे नाइट्रेट प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभरा हुआ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नाइट्रेट प्रदूषण समस्या का ये पैमाना क्या है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल और इसकी गुणवत्ता पर वार्षिक मूल्यांकन किया गया, जो चिंता का कारण है। ये हमने बता दिया कि 2017 में 359 जिलों में और 2023 में 440 जिलों में नाइट्रेट का स्तर जो है वो बढ़ गया। और देखिए, जब नाइट्रेट का जो स्तर है वो 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ता है तो प्रदूषित माना जाता है, और यह भारत के आधे से अधिक जिलों में पाया गया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है जिस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। उसके बाद राज्यों की स्थिति में देखें तो राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे अधिक नाइट्रेट प्रदूषण पाया गया है। जैसे राजस्थान में 49% नमूनों में सीमा से अधिक, कर्नाटक में 48%, तमिलनाडु में 37%। हालांकि आप देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भूवैज्ञानिक कारणों से नाइट्रेट की समस्या अस्थायी है, क्योंकि वह जमीन में ही नाइट्रेट की उपलब्धता ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे जल में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन ये एक फिक्स्ड मात्रा में ही है, वहाँ बढ़ नहीं रहा है, जितना है उतना ही है। हालांकि वो प्रदूषित है, लेकिन जितना है उतना है। लेकिन मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो है नाइट्रेट स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह चिंताजनक विषय है, जो बाहरी फैक्टर जल को प्रदूषित कर रहा है। नाइट्रेट प्रदूषण के कारण क्या है? कारण देखिए, इसमें सबसे है कि कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, उसके कारण जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जा रही है। जैसे यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट का अत्यधिक उपयोग जब खेतों में होता है फसल को अत्यधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो जो नाइट्रेट होते हैं, जो भी
यूरिया, अमोनियम या अन्य उर्वरक जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, जब जल वर्षा का जल होता है या किसी भी तरीके का जल खेत में जब डाला जाता है खेत को पटाने के लिए, तो वो जल से ये सारे जो उर्वरक होते हैं वो रिस जाते हैं और जमीन के नीचे भूजल में, तालाबों में चले जाते हैं, जिसके कारण ये जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद वर्षा और सिंचाई का पानी, सिंचाई का भी जो पानी होता है वो भी उसके कारण भी रिसाव होता है और भूजल में ये सब चले जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अनियंत्रित औद्योगिक अपशिष्ट भी सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। रासायनिक और उर्वरक निर्माण से निकलने वाले कचरे जो होते हैं, उच्च मात्रा में नाइट्रोजन उसमें होता है, जो जल स्रोतों में रिसता चला जाता है और वो प्रदूषित करता है। ये हो गया कृषि, हो गया अनियंत्रित औद्योगिक अपशिष्ट हो गए। खुले में शौच और सीवेज प्रबंधन की कमी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सीवेज सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सीवेज प्रणाली आप देखेंगे तो कितने उत्तम तरीके से उन्होंने किया था, और आज भी वैसा प्रणाली कई जगह, कई क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। खराब सीवेज प्रबंधन के कारण देखिए नाइट्रोजन युक्त जो भी अपशिष्ट होते हैं वो जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच भी नाइट्रेट प्रदूषण का एक बड़ा कारण होता है, लेकिन अब तो चीज़ें कम हो गई है क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा खुले में शौच अब कम हो रहा है। उसके बाद भूवैज्ञानिक कारण, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कुछ क्षेत्रों में की मिट्टी और चट्टानों में प्राकृतिक रूप से ही उच्च नाइट्रेट पाया जाता है जो भूजल को प्रभावित करता है। जैसे कि हमने बताया था आपको यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो वहाँ एक फिक्स मात्रा में ही नाइट्रेट पाया जाता है। प्रदूषित होता है लेकिन एक फिक्स मात्रा में बढ़ता नहीं है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी और चट्टानों में नाइट्रेट का स्वाभाविक रूप से अधिक स्तर होता है। ठीक है। अत्यधिक भूजल दोहन, अत्यधिक जब भूजल का दोहन भी होने लगता है ना, तो क्या होता है कि जैसे देखिए एक मात्रा में एक क्षेत्र में भूजल है, मान लीजिए एक एरिया में भूजल है, तो उसका एक फिक्स पैटर्न पे यदि मनुष्य सतत तरीके से उपयोग करे और उसी के तरीके से एक निकास हो, ऐसा ना हो कि निकास बहुत ज़्यादा हो जाए और वहाँ पे भूजल की कमी हो जाए, तो इससे क्या होगा ना कि एक चक्रवाटर जो साइकिल है वो प्रभावित होने लगेगा। जैसे जिन राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जहाँ निकासी पुनः पूर्ति से अधिक है, मतलब जहाँ पुनः पूर्ति जो हो सकता है उससे ज़्यादा लोग यूज कर ले रहे हैं, निकास कर ले रहे हैं, तो इससे वाटर साइकिल, जो सतत वाटर की जो विकास है वो रुक जाती है। वहाँ रासायनिक प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है। उसके बाद आइए देख लेते हैं कि नाइट्रेट के दुष्प्रभाव क्या हैं। जब जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ेगी, जल प्रदूषित होगी, तो उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रेट की अधिकता से मेटहेमोग्लोबिनेमिया हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को खो देती है। देखिए, ऑक्सीजन का मात्रा जब भी आपके शरीर में कम होगा तो कई तरीके की बीमारी हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कई कारण हैं इंसान में। जैसे कि देखिए, हम लोग ना, एक तो ऐसे ही वायु प्रदूषित है, और दूसरा हमारे सांस लेने के थोड़ा, कई लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से सांस नहीं लेते हैं, तो उनको देखिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, गहरी सांस कई बार लेने चाहिए, फूंक मारना चाहिए। फूंक मारने से आप सांस को ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगे। तो ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। इन सब चीज़ों का देखिए लाइफ स्टाइल में जब चेंजेस आते हैं ना, मनुष्य जो है जैसे सुस्त हो जाए, फिजिकल एक्टिविटी रोक दे, एक्सरसाइज, योगा ना करे, तो उसका शरीर ना नेचुरली ऑक्सीजन को उतना नहीं ले पा रहा है जितना कि वास्तव में उसको लेना चाहिए। तो ये फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बढ़ाकर ऑक्सीजन की मात्रा आप अपने अंदर ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य बेहतर रहेंगे। दूसरे बीमारी में देखें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। शिशुओं में नाइट्रेट की अधिकता से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको नेचुरल है कि त्वचा का रंग नीला पड़ने लगेगा। इसके और भी कारण है, पाचन तंत्र और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कई लोगों में पाचन तंत्र और आंत के कैंसर जैसी समस्याएं आज देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे आसान उपाय मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाइए। उसके लिए आप योगा, एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम करिए, फूंक मारिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आप धीरे धीरे सांस के माध्यम से ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से ये सब समस्याएं हैं। उसके बाद अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी इससे होती है, जैसे सिर दर्द होना, कमजोरी, श्वसन संबंधित समस्याएं।
उसके बाद पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, जल स्तोत्रों में शैवाल जब वृद्धि हो जाती है ना, नाइट्रेट जल स्तोत्रों में जाकर शैवाल की अत्यधिक वृद्धि कर देता है, जिससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। और यह क्या होगा कि जलीय परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करेगा। यह मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा करेगा। कैसे खतरा पैदा करेगा? क्योंकि उनमें भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होनी चाहिए थी जितनी मात्रा में, वो नहीं होगी, तो कमी हो जाएगी, तो उनके लिए खतरा होगा। मछली जो है मरने लगेंगे, जलीय जीव मरने लगेंगे। अन्य भूजल प्रदूषण भी है, जैसे फ्लोराइड। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में फ्लोराइड का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच रहा है। और लंबे समय तक फ्लोराइड का मात्रा जब बढ़ता है तो हड्डियों में अनेक तरह की समस्याएं, फ्लोरोसिस वगैरह इशूज होते हैं। यूरेनियम की भी मात्रा बढ़ रही है। यूरेनियम प्रदूषण ने कई क्षेत्रों में भूजल को प्रभावित किया है। औद्योगिक कचरे और भारी धातुओं का भी भूजल में रिसाव हो रहा है। ये सब कई बीमारियों का कारण बनेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जल इस पृथ्वी पे अमृत के समान है और इसके लिए कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पब्लिक को भी चुनावी मुद्दा में इसको जरूर शामिल करना चाहिए। भूजल संकट और नाइट्रेट समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, और एक और भी चीज़ है कि आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। जब जल प्रदूषित होता है तो जो आम जनता होती है वो जल को साफ तरीके से पी नहीं पाती है, और अगर साफ उसको पानी पीना है तो उसका लागत बढ़ जाएगा। तो लागत बढ़ेगा तो आम जनता का जो पैसा है वो यूं ही बर्बाद होगा, जिसका उपयोग वो अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए, अच्छा खाने के लिए कर सकता था, तो आज के समय में वो पानी पे खर्च करेगा, तो उसका लागत बढ़ जाएगा। तो ये एक आर्थिक जो स्थिति है, ये आर्थिक प्रभाव है। भूजल संकट और नाइट्रेट समाधान के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कृषि पद्धतियों में सुधार किया जाना चाहिए। सतत विकास के लिए, सतत कृषि के लिए, सतत बेहतर वातावरण के लिए बहुत जरूरी है कि जैविक उर्वरकों को बढ़ाया जाए। नाइट्रोजन आधारित रासायनिक उर्वरकों की जगह पे जैविक उर्वरकों को बढ़ाया जाए। जैविक उर्वरक जो होते हैं वो कृषि पद्धति को सतत रूप से धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसमें उत्पादन कम होता है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, वो सतत तरीके से बनी रहती है। उसके बाद सिंचाई का प्रबंधन जो है, मृदा परीक्षण तो हो ही रहा है और किया जाना चाहिए हमेशा। और उसके बाद ड्रिप सिंचाई और जल प्रबंधन के बेहतर उपाय किए जाने चाहिए। हालांकि देखिए, ये हम लोग कितना भी बात कर लें, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर भारत जैसे और भारत के जो भी किसान हैं, उनके पास ज़मीन टुकड़ों में होते हैं, और वो कैसे इस तरीके से, जैसे उनको अब मान के चलिए कि नाइट्रोजन, अब कोई छोटा किसान खेती कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चाह रहा है, क्योंकि उसका परिवार और वो व्यक्ति पूरी तरीके से आश्रित है इस खेती पे ही। तो वो तो नाइट्रोजन का उपयोग करके, नाइट्रोजन से संबंधित उर्वरक का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहेगा, ताकि उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसका आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। एक समय हम लोग भी कृषि से थोड़ा बहुत जुड़े थे, तो हमको पता है कि जब खेती आप करते हैं तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लागत होता है वो उत्पादन से ज़्यादा हो जाता है। तो सभी किसान जो भी छोटे बड़े होते हैं कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, आय बढ़ाया जाए, और वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि उनकी मिट्टी की उपजाऊपन कितनी रह जाएगी, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि इसके बारे में उनको उतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता है। तो व्यवहारिक रूप से ये चीज़ें उतनी उचित प्रतीत नहीं होती है कि ये सब समाधान सिर्फ आम लोग या आम किसान कर लेंगे। तो सरकार को यहाँ पे सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना होगा, ये सब चीज़ें करनी होगी। भूजल पुनर्भरण पे भी ध्यान देना होगा कि वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे कार्यक्रम चलाए जाए। उसके बाद नदियों और तालाबों को साफ किया जाए। उसके बाद जागरूकता अभियान पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, सेलिब्रिटी के माध्यम से जागरूकता फैलाया जा सकता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता के माध्यम से भी ये जागरूकता जल के प्रति फैलाया जा सकता है। भूजल का वैज्ञानिक प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भूजल का जब वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा, निगरानी रिपोर्टिंग की जाएगी, तो क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसका बेहतर ढंग से ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद अत्यधिक दोहन वाले ब्लॉक्स में भूजल के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए। उसके बाद सीवेज पे अगर देखें तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट प्लांट्स को इधर से स्थापित करके ऐसे जगह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जहां कचरा ज़्यादा से ज़्यादा ना निकले, जहां जल में रिसाव ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। ये सब प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उचित तरीके से यदि हम नहीं निपटेंगे तो चीज़ें समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं
कि निष्कर्ष ये देखिए, निष्कर्ष हम ये कर सकते हैं कि देखिए भारत में भूजल में बढ़ता जो नाइट्रेट स्तर है और अन्य रासायनिक प्रदूषण यहाँ पे है। प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य पर बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। क्यों? क्योंकि भारत की, मैंने पहले ही बताया आपको कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी निर्भर है कृषि पे, भूजल पे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, सरकार की बेहतर नीति हो, ईमानदार नीति हो और उसमें सामुदायिक जो है वो सामुदायिक योगदान भी हो। सामुदायिक योगदान के लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह एक सकारात्मक संकेत है कि भारत के पास अब भूजल ब्लॉक्स की वार्षिक निगरानी के लिए एक मजबूत और वैज्ञानिक प्रणाली बन गई है। लेकिन इन निष्कर्षों पर राज्यों को कार्रवाई करने के लिए प्रयासों की कमी है, राज्य स्तर पे कमी है अभी इस प्रदूषण से निपटने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको भी पता है कि जल संरक्षण, स्वच्छता उपाय और कृषि पद्धतियों में सुधार ये महत्वपूर्ण कारक है। तो इसके लिए अस्थायी कृषि, उन्नत जल प्रबंधन और जागरूकता अभियान फैलाए जा सकते हैं। इस दिशा में ठोस कदम उठाने से न केवल भूजल की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं और यदि कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। हम उसे यदि उचित प्रतीत होता है तो अवश्य लागू करेंगे। धन्यवाद।